हेलो बच्चों, क्या हालचाल हैं, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे, पढ़ने के लिए भी रेडी होंगे। आज बच्चों बहुत ही खास चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिकोणमिति का परिचय। हालांकि कुछ बच्चे इसको कठिन कहते हैं, लेकिन आप मजे से पढ़ोगे, बिल्कुल एकदम अच्छे से पढ़ोगे, मन लगा के पढ़ोगे, एकदम आसान होने वाली है। त्रिकोणमिति बिल्कुल आपको आसान लगेगी अगर आप इसको मन से पढ़ोगे। बच्चों यहां पर इसका नाम तो देख रहे हो ना, त्रिकोणमिति का परिचय। मतलब किसी को हम अगर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं तो इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है, क्या क्या बताना पड़ता है। हमें बताना पड़ता है अपना नाम, हम कहां से बिलोंग करते हैं, बाद बाकी फिर इसके बाद और भी जो भी चीजें हमसे पूछी जाएंगी वो बता देते हैं। तो कुल मिला के हमें अगर अपना परिचय देना होता है तो सबसे पहले अपना नाम बताना होता है, और नाम के बाद फिर जाते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं, है ना। फिर इसके बाद में उसके घर परिवार के लोगों को बताते हैं, हमारे पिताजी ये हैं, हमारे माताजी ये हैं, फलान, ऐसे परिचय दिया जाता है। तो बस उसी प्रकार से हमें आज यहाँ त्रिकोणमिति का परिचय देना है। बहुत आगे घुस के बात नहीं करनी है, घुस के बात करेंगे अगले वाले क्लासों में, ठीक है। समझते हैं बच्चों, त्रिकोणमिति पहले जैसा कि नाम उसका त्रिकोणमिति, त्रि मानी तीन, कोण मानी कोण, और मिति मानी होता है मापना। मतलब किसी भी आकृति में तीन अगर कोण हो तो उसको बच्चों त्रिभुज कहते हैं। कोई भी आकृति तीन कोणों से बनी होती है उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। और तीन कोण होते हैं तो निश्चित रूप से तीन ही भुजाएं होती हैं। तीन कोण और तीन भुजाओं वाली जो आकृति होती है अर्थात उसको त्रिभुज कहते हैं। तीन कोण और तीन भुजाओं की जो आकृति होती है उसको क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तो इस त्रिभुज में जो तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं उनमें जो रिलेशन होता है वो हमें यहां पर सीखना है। बात क्लियर है। अच्छा भाई, इंग्लिश शब्द जो है ना ट्रिग्नोमेट्री, इसकी बात कर ली जाए। जो ट्रिग्नोमेट्री शब्द है इसकी बात करी जाए तो ये भी ग्रीक अक्षर तीन से मिलकर के बना है। एक है हमारा ट्राई, ट्राई का मतलब आप जानते हैं तीन होता है। इसके बाद ये देखो जो बीच का शब्द है ना गौन, ये गौन का क्या मतलब है, गौन का मतलब होता है भुजा। क्या होता है, भुजा। और इसके बाद मेट्रोन, मेट्रोन ये हमारा एक शब्द है, और इस शब्द का मतलब होता है मापना। तो बच्चों यहां पर क्या मतलब हो गया, तीन भुजाओं को मापना। तो तीन भुजाएं और तीन कोण होते हैं। किसी भी आकृति में तीन भुजाएं होंगी तो निश्चित रूप से तीन कोण होंगे। तो तीन भुजाओं और कोणों को मापने में, या ये कह सकते हैं उनमें परस्पर क्या संबंध होता है, ये संबंध हमें यहां पर सीखना होता है। ये इसका परिचय है, ठीक है। इसके बाद और बात करते हैं बच्चों। हम बता दें आपको कि यहां पर त्रिकोणमिति, जो त्रिकोणमिति है, इस त्रिकोणमिति में हमें केवल और केवल, जैसा कि नाम है परिचय, तो हमें केवल और केवल समकोणी त्रिभुज पर आधारित त्रिकोणमिति, जिसमें एक कोण न्यून कोण होता है। अगर कोई भी समकोणी त्रिभुज हो तो उसका एक कोण समकोण होगा, दो शेष कोण और बचेंगे, वो निश्चित रूप से न्यून कोण ही होते हैं। तो बच्चों न्यून कोण त्रिभुजों पर आधारित, जिसका एक कोण समकोण होता है और एक दूसरे दो कोण न्यून कोण होते हैं, उन पर आधारित ये हमारी त्रिकोणमिति है। भुजाओं में और वो न्यून कोणों में आपस में किस प्रकार संबंध होता है, ये संबंध सब कुछ हमें यहां पर सीखना है। बात समझ में आएगी नहीं। हमें क्या सीखना है, जो दो कोण हमारे जो न्यून कोण होंगे, जैसे हम आपसे कहें कि ये हमारा एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ये कोण समकोण हो गया, तो ये निश्चित रूप से दो कोण बचे, ये न्यून कोण होंगे, 90 से छोटे छोटे होंगे। बिल्कुल सही बात है। तो इन दोनों कोणों में ये कोण दिया जा सकता है या फिर ये कोण दिया जा सकता है। अगर एक दिया जाए तो दूसरा कोण ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये तो 90 है। अगर ये हमें पता चल जाए तो निश्चित रूप से अगर ये पता चल जाए तो हम ये भी पता कर सकते हैं, तीनों का योग बराबर 180 अंश होता है कि नहीं। अच्छा, तो हमें इन दोनों कोणों में से एक कोण दिया जाएगा और इसके साथ में ये तीन भुजाएं दिख रही हैं, तो इन भुजाओं में और एक कोण में जो संबंध होता है वो हमें यहां पर सीखना है, ठीक है बच्चों। अब बात करें जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री है, हम इसको यूज कहां करते हैं बच्चों। पहले जमाने में तो कभी ऐसा था, जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो ग्रहों के बीच की दूरी माप लेते थे इसी से। इसमें ये गणित की एक बहुत बड़ी शाखा है। इस गणित की शाखा का प्रयोग हम कहां कहां पहले करते थे, आज भी करते हैं। ग्रहों के बीच की दूरी माप लेते हैं,
भाई ग्रह तो बहुत दूर दूर हो सकते हैं और वो हमारे पास में नहीं है, हमसे बहुत दूर हैं, फिर भी हम इसकी मदद से उनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हम यहां हैं और यहां से ग्रह की ऊंचाई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हम त्रिकोणमिति से कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात की। यहां पर समझते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की बात करते हैं। देखो त्रिकोणमिति अनुपात, तो बच्चों यहां पर आपको एक बातें कुछ याद रखनी है और बहुत अच्छे से आपको ये त्रिकोणमिति आने वाली है। बिल्कुल आप घबराएं नहीं, एकदम नहीं घबराना है, बिल्कुल आराम से। बस ये है कि पूरा वीडियो लास्ट तक आपको देखना है, अच्छे से समझ लोगे। बिल्कुल एकदम छोटी छोटी सी बातें आज यहाँ पहले बेसिक कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके बाद सवाल तो हो जाते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो त्रिकोणमिति अनुपात का बच्चों मतलब क्या है, यहां पर एक काम करते हैं, ये हमारा एक समकोणीय त्रिभुज, इसको ले लेते हैं। ये हमारा क्या है, एक समकोणीय त्रिभुज है, इसका नाम ABC हमने इसका नाम दे दिया और ये कोण 90 डिग्री है। तो ये इस तरीके से ये हमने एक समकोणीय त्रिभुज बना लिया है। बात ठीक है, समझ में आई, समकोणीय त्रिभुज बना लिया है। अब बच्चों बात रही ये कि समकोणीय त्रिभुज अगर ये 90 अंश का कोण है तो ये दो कोण जो बचे हैं ना वो निश्चित रूप से न्यून कोण होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये भी कोण हमारा न्यून कोण ही होगा, मतलब 90 से छोटा होगा, और ये भी कोण हमारा 90 से छोटा ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों कोण हमारे न्यून कोण हैं। ठीक है, थोड़ी देर के लिए अगर हम आपसे ये कहें कि इस कोण की बात हम कर रहे हैं जिसका नाम हमने थीटा दे दिया है, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा। हमने इसको नाम दे दिया, इस कोण का नाम दे दिया थीटा। अब बच्चों अगर इसका कोण का नाम थीटा है तो कोण के सामने वाली भुजा को हमेशा याद रखिएगा लंब कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लंब। छोटी छोटी पहले बातें आपको समझनी है, इसके बाद अनुपात तो समझ में आ जाएगा। लंब किसको कहेंगे पहले बताओ, लंब कहेंगे जो कोण दिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहेंगे। ठीक है, लंब भुजा पता हो गई। इसमें यहां पर ये जो 90 अंश का कोण बन रहा है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको बच्चों हम कर्ण कहते हैं। समकोणीय त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, एक भुजा को लंब कहा जाता है, एक कर्ण कहा जाता है, एक आधार कहा जाता है। पता है, बहुत अच्छे से पता है। इसमें से कर्ण कौन है, लंब कौन है, आधार कौन है, तो कैसे निर्धारण करोगे, इस चीज का निर्धारण करते हैं कोण से। कोण हमें जो दिया गया है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, जो 90 डिग्री का कोण है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है। शेष एक तीसरी भुजा जो बची है उसको हम आधार कह लेते हैं। बताओ इतनी बात समझ में आई। किसी भी समकोणीय त्रिभुज में आधार क्या होता है, लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, ये आपको समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार अगर हम एक दूसरा और यहां पर देखो इस तरीके से ये हमने एक दूसरा ट्रायंगल और बना लिया, ये भी हमारा समकोणीय ही त्रिभुज है, यहां पर वही नाम डाल दिए हमने ABC। अब मान लिया थोड़ी देर के लिए ये हमारा ये वाला कोण हमें ज्ञात है, ये भी तो न्यून कोण होगा, ये हमें कोण ज्ञात है, इसका नाम हमने अब की बार अल्फा दे दिया, कोई बात नहीं, थीटा भी दे सकते थे। अगर हम आपसे ये कहें कि अगर ये कोण हमें ज्ञात है तो अब बताओ इसमें लंब कौन सा होगा। बहुत से बच्चे देख के कहते हैं लंब तो यही है, देखो यहां पर ये है तो ये भी यहां पर भी यही लंब होगा, नहीं होगा। लंब हमेशा याद रखिए जो कोण दिया जाता है उसके सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं, तो अब ये लंब हो जाएगा। लेकिन कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण तो हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ही होती है। 90 डिग्री ये है, इसके सामने वाली भुजा ये हमारी कर्ण हो जाएगी, इसमें कोई बदलाव वाली बात नहीं। ये हमारा कर्ण है, ये हमारा लंब है। तो अब ये बची एक भुजा है उसको क्या कह लेंगे, उसको आधार कह लेंगे। उसको क्या कहेंगे, उसको आधार कहेंगे। तो अब बच्चों यहां पर सीधी साफ बात हो गई कि लंब हमारा ये हो गया, कर्ण हमारा ये हो गया, आधार हमारा ये हो गया। अगर इन दोनों स्थितियों को देखो ध्यान से तो कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है। बस यही बात आपको बहुत ज्यादा अच्छे से समझनी है कि अगर जो भी कोण दिया जाए उसके कोण के सामने एक भुजा को लंब लिख दो, कर्ण हमेशा 90 के सामने की भुजा होगी। इसी प्रकार देखो ये कोण अगर दिया गया है तो इसके सामने वाली भुजा को इसको लंब कहेंगे हम, और ये 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहेंगे। तीसरी बची भुजा वो हमेशा आधार कहलाती है। इतनी बात ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों, चलो एक ही त्रिभुज रखते हैं, एक त्रिभुज को हम रब कर लेते हैं। कभी ऐसा हो, ध्यान रखना है, कभी ऐसा हो कि यहां पर ये वाला कोण अगर दिया जाए तो फिर हमें इसके सामने वाली भुजा को ही लंब रखना है, याद। ठीक है, क्या याद रखना है, उसके सामने वाली भुजा को लंब रखना है। कर्ण तो वही होता है हमेशा, देखो इसमें भी कर्ण यही है, इसमें भी कर्ण यही है,
लंब केवल बदलता है, लंब बदल जाएगा तो फिर लंब की जगह आधार हो जाएगा, आधार की जगह लंब हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? चलो इसको रब कर लेते हैं। अब बच्चों यहां पर थोड़ी सी बातें समझो। त्रिकोणमिति निष्पत्तियां 6 होती हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6। कौन कौन से? देखो बच्चों यहां पर याद रखना है आपको, ये हमारा लंब है और ये हमारा कर्ण है। अगर हम आपसे ये कहें कि ये लंब वाली भुजा और कर्ण वाली भुजा का अनुपात कर दें, ये लंब वाली भुजा BC है, कर्ण वाली भुजा CA है, इन दोनों का अनुपात कर दें तो ये अनुपात साइन थीटा होता है। याद रखना है, अगर ये कोण थीटा है तो पहला त्रिकोणमिति अनुपात जिसको हम साइन थीटा कहेंगे क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। आपको यहां याद रखना है, लंब बटे कर्ण होता है। पहला त्रिकोणमिति अनुपात जिसको हम साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। इसके बाद दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात जिसको हम कॉस थीटा कहते हैं, वो हमारा आधार बटे कर्ण, मतलब ये हमारा आधार भुजा कितनी है? इसमें AB है और कर्ण हमारा CA है, तो आप यहां पर लिख सकते हो आधार बटे कर्ण लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? आधार बटे कर्ण लिख सकते हो। इसके बाद तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात होता है टेन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, मतलब इसको कहेंगे हम BC और बटे में कहेंगे AB। तो इसको यहां लिख दें लंब और इसको यहां पर आधार लिख दें। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा टेन थीटा तीसरी निष्पत्ति है, तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात है। 3 त्रिकोणमिति अनुपात हमने बताए, एक साइन थीटा, एक कॉस थीटा और एक टेन थीटा। अच्छा थीटा बच्चों कहना तब जब यहां पर थीटा हो, बाई द वे यहां पर अल्फा हो, तो आप यहां पर साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा कह लेंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। जो भी यहां कोण दिया जाता है बस वही कोण आपको यहां पर लिखना होता है। तो यहां पर हमने कितनी त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बताई? पहले हमने त्रिकोणमिति निष्पत्तियां बताई हैं 3, वैसे होती हैं 6, लेकिन हमने पहली 3 कौन कौन सी बताई? पहली बताया त्रिकोणमिति निष्पत्ति कहें या त्रिकोणमिति अनुपात कहें, एक ही बात है। पहली त्रिकोणमिति अनुपात है साइन थीटा जिसको कहते हैं लंब बटे कर्ण। दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात है कॉस थीटा जिसको हम कहते हैं आधार बटे कर्ण। और तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात है टेन थीटा जिसको हम लंब बटे आधार कहते हैं। इतनी बात तो क्लियर है, यहां तो किसी को कोई समस्या नहीं। इसके बाद बच्चों यहां पर इन 3 व्युत्क्रम निष्पत्तियां भी होती हैं। जैसे हम आपसे कहें कि अगर कोसेक थीटा, हम आपसे पूछें कि कोसेक थीटा कितना होगा, तो ये साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है। याद रखना है, साइन का व्युत्क्रम होता है, मतलब कह सकते हैं CA और नीचे बटे में BC, या फिर इसको कहें कर्ण और बटे में लंब। ठीक है बच्चों, कर्ण बटे लंब कहेंगे। काहे की व्युत्क्रम है? ये साइन थीटा की व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है। इसके बाद कॉस थीटा का व्युत्क्रम एक और अगली निष्पत्ति जिसको कहेंगे सेक थीटा। सेक थीटा काहे का व्युत्क्रम होता है? कॉस थीटा का होता है। इसको आप कहो CA ऊपर ले जाओ और AB नीचे ले जाओ, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको कर्ण बटे आधार लिख सकते हैं। इसको क्या लिख दें? कर्ण बटे आधार लिख दें। और आपके पास अंतिम जो त्रिकोणमिति अनुपात है उसको हम कहते हैं कॉट थीटा। कॉट बराबर होता है AB बटे BC। ये काहे का व्युत्क्रम होता है? टेन का व्युत्क्रम होता है। टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है AB बटे BC। और इसी प्रकार यहां पर आधार ऊपर ले जाओ, आधार बटे में क्या लिखना है? लंब लिखना है। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने 6 त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करे, जिसमें से 3 त्रिकोणमिति अनुपात हमारे मुख्य होते हैं और इनका 3 इनके व्युत्क्रम होते हैं। साइन का व्युत्क्रम आपको कोसेक याद रखना है, कोस का व्युत्क्रम सेक याद रखना है और टेन थीटा का व्युत्क्रम कॉट थीटा याद रखना है। ये हमारी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। परिचय समझो, यहां पर परिचय की बात हो रही है। भैया आपसे कोई पूछता है कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो आपको कहना है 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। एक होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। 6 के 6 नाम गिना दो, जो भी कोण दिया जाए उसको कोण भी साथ में लिख दो। साइन का कोई मतलब नहीं होता, साइन थीटा होता है, मतलब जो भी कोण हो, थीटा कोण हो तो साइन थीटा कहना है, अल्फा कोण हो तो साइन अल्फा कहना है, 30 अंश का कोण हो तो साइन 30 अंश कहना है, 50 अंश का कोण हो तो साइन 50 कहना है। मतलब कह सकते हैं साइन का कोई मतलब नहीं होता है, हमें उसके आगे का कोण भी ज्ञात होना चाहिए, है ना। तो यहां पर ये कोण अगर थीटा ज्ञात है तो हमें क्या कहना है? एक त्रिकोणमिति, पहली त्रिकोणमिति अनुपात साइन थीटा होता है, दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात कॉस थीटा होता है।
अच्छा, ये भी क्रम को भी याद करके जरूरी नहीं है कि पहला यही होता है दूसरा यही होता है, ऐसा कुछ नहीं। बस साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, तीन हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और तीन इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो आपको याद रखना है साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा होता है, ये देखो इसका व्युत्क्रम हो गया, कॉस का व्युत्क्रम ये सेक हो गया और टेन का व्युत्क्रम ये कॉट हो गया, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसके याद करने के लिए बच्चों एक ट्रिक और है, उसको भी आप याद कह सकते हो इस तरीके से, लाल ऊपर लिख दो LAL और नीचे लिख दो KKA, इस तरीके से देखो लाल बटे कक्का, ऐसे याद कर सकते हो। याद करने का तरीका है अपना, कोई खास बात नहीं। देखो इसका मतलब क्या है, इसको कैसे यूज कर सकते हो, कैसे याद कर सकते हो बच्चों। यहाँ L का मतलब लंब है, K का मतलब कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, यहां पर देखो लंब बटे कर्ण जो है वो साइन थीटा होता है। तो पहली त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने का फॉर्मूला है लंब बटे कर्ण। फिर दूसरा है कॉस थीटा, तो आप यहां पर लिखो कॉस थीटा। कॉस थीटा का मतलब है, कॉस थीटा का मतलब है देखो ये आधार बटे कर्ण होता है। देखो दूसरा ये लिखा है कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, तो ये A मतलब आधार और K मतलब कर्ण। इसके बाद तीसरा ये अनुपात है देखो, जिसको टेन थीटा कह सकते हो, इसको क्या कहोगे, इसको हम टेन थीटा कहेंगे। ये लिखा है L मानी लंब, A मानी आधार, लंब बटे आधार होता है टेन थीटा। देखो ध्यान से, लंब बटे आधार ये हमारा क्या है टेन थीटा। तो यहां पर देखो ये ट्रिक मिल गई ना, साइन बराबर L बटे K, कॉस बराबर A बटे K और टेन बराबर होता है L बटे A। बात समझ में आई, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस क्रम में आपको याद रखना है। ये हमारा लंब बटे कर्ण, ये हमारा आधार बटे कर्ण और ये हमारा लंब बटे आधार। ठीक, ऊपर लिख दो लाल, नीचे लिख दो KKA मतलब कक्का, ऐसे समझो। ठीक है, लाल बटे कक्का, ये याद रखिएगा आप। अच्छा, अगर आपको इधर से याद करना है, देखो इनके, चूंकि हमने बताया कि इनके तीन व्युत्क्रम होते हैं। अच्छा, तीन व्युत्क्रम होते हैं तो साइन ये लिखा है, इसका इधर से पढ़ लो तो ये कोसेक हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। इधर देखो ये कॉस का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक होता है, तो यहां पर सेक थीटा को कैसे पढ़ोगे, कर्ण बटे आधार पढ़ोगे। इसी प्रकार यहां पर देखो इसका व्युत्क्रम कॉट होता है, कॉट थीटा को कैसे पढ़ोगे, आधार बटे लंब पढ़ोगे। तो कह सकते हैं इधर से अगर पढ़ लें तो इनके व्युत्क्रम वाली निष्पत्तियां हो जाएंगी, और इधर से पढ़ेंगे तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा हो जाएगा। इधर से पढ़ोगे तो ये सेक थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा बन जाएंगे। क्लियर बात बन गई। तो ये ट्रिक है इसको याद करने के लिए कि भैया किस से किसका अनुपात, किस भुजा का किस भुजा से अनुपात करें तो हमें कौन सा अनुपात मिलता है ना। साइन थीटा का एक ये त्रिकोणमितीय अनुपात हमारा साइन थीटा, ये कब मिलता है, जब लंब और कर्ण में अनुपात होता है। लंब बटे कर्ण होता है तो साइन थीटा होता है, आधार बटे कर्ण होता है तो कॉस थीटा होता है, लंब बटे आधार होता है तो टेन थीटा होता है, और तीन ही इसके व्युत्क्रम होते हैं। अब तो मेरे ख्याल से इतना बात समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। ठीक है कि नहीं, इतना नोट करो भाई, नोट जरूर करते रहो, हर एक को नोट करो, हम एक साइड हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, थोड़ा और आगे की बात बताएं। अब यहां पर देखो एक बात और समझते हैं कि अगर आपसे, चलो यहां लिख लेते हैं, अगर आपसे कोई ये कहता है कि ये जो टेन थीटा है वो वास्तव में टेन थीटा, हमने क्या लिखा है, देखो टेन थीटा बराबर BC बटे AB लिखा है। ये हमारा है BC और बटे में ये हमारा AB है, BC बटे AB। टेन थीटा बराबर कितना है, BC बटे AB। अगर हम आपसे ये कहें कि ये हमारा साइन थीटा जो है, साइन थीटा, और एक कॉस थीटा नीचे लिखी है, दो निष्पत्तियां लिखी हैं साइन थीटा और कॉस थीटा, इनका आपस में हम भाग कर दें। देखो यहां पर इसका जब इससे भाग करोगे तो जब भाग करोगे तो यहां पर देखो डिवाइड करना पड़ेगा, और ये CA और ये CA कट जाएगा तो BC बटे AB आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। साइन थीटा में कॉस थीटा का अगर हम भाग कर दें तो भाग करने पर देखो क्या मिलेगा, यहां पर लिख देते हैं BC बटे में CA, और यहां भाग कैसे करें, कॉस थीटा से, कॉस है हमारा AB बटे में CA, और ध्यान से देखो CA कैंसिल हो रहा है, तो अब हमें क्या मिल गया, BC बटे AB मिला है। यहां पर देखो BC बटे AB मिला है, वो काय के बराबर है, देखो टेन थीटा के बराबर। तो यहां पर ये हमारा रिजल्ट एक निकलता है। इस रिजल्ट को यहां सीधा सीधा आप लिख लो कि जो हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का जो अनुपात होता है वो रियलिटी में टेन थीटा होता है। साइन बटे कॉस, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक, या फिर इसका हमने बताया टेन का व्युत्क्रम कॉट होता है।
अगर आपसे कोई ये कहे कि कॉट थीटा कितना होता है, तो बच्चों आप कहोगे कि कॉस थीटा में अगर साइन थीटा से भाग कर लिया जाए तो ये हमारा कॉट थीटा हो जाता है। ये देखो, हमने ये समझो सबके सब सर्वसमकाएं हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है कि अगर साइन थीटा में कॉस थीटा से भाग करेंगे तो टेन थीटा मिलेगा, जबकि कॉस थीटा में साइन थीटा से भाग करने पर कॉट थीटा होता है। टेन और कॉट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। और बच्चों ये भी अभी हमने आपको बता दिया कि साइन थीटा जो होता है वो वास्तव में कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है। तो साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा लिख सकते हैं। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब 1 में। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा होता है। और अगर यहां पर कोस थीटा आपसे पूछे हम, तो ये कोस सेक का व्युत्क्रम होता है। आप यहां लिख सकते हो कोस थीटा बराबर 1/सेक थीटा होता है। बिल्कुल इसी प्रकार यहां पर टेन थीटा अगर लिखें तो टेन थीटा बराबर 1/कोट थीटा आप लिख सकते हो। बोलो सही है कि नहीं? तो बच्चों यहां पर हमने ये सर्वसमकाएं बना ली। साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। अच्छा, अगर साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा है तो आप कह सकते हो कोसेक थीटा बराबर भी आप कह सकते हो 1/साइन थीटा होगा। भाई साइन का कोसेक व्युत्क्रम है तो कोसेक का साइन व्युत्क्रम हो जाएगा। और बिल्कुल इसी प्रकार कोस थीटा का 1/साइन थीटा मान होता है, तो बताओ, सॉरी 1/सेक थीटा होता है, तो आप बताओ सेक थीटा को क्या लिख सकते हो? 1/कोस थीटा लिख सकते हो। सेक का व्युत्क्रम कोस, कोस का व्युत्क्रम सेक, एक दूसरे के व्युत्क्रम का मतलब यही तो है ना। हम कह सकते हैं कि अगर कोई मान लो थोड़ी देर के लिए कि एक लड़का आपका विरोधी है कोई, अगर आप उसका विरोध कर रहे तो वो आपका विरोध करेगा। वही बात है यहां पर। ये साइन थीटा का व्युत्क्रम कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसी प्रकार कोस थीटा का व्युत्क्रम सेक थीटा है तो सेक थीटा का व्युत्क्रम कोस थीटा हो जाएगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार यहां पर कह सकते हो टेन थीटा का व्युत्क्रम कोट थीटा है तो आप कहोगे कोट थीटा का व्युत्क्रम टेन थीटा होगा। आप यहां पर इस तरीके से याद रखना है ना। साइन का व्युत्क्रम कोसेक, कोसेक का व्युत्क्रम साइन, टेन का व्युत्क्रम कोट, कोट का व्युत्क्रम टेन, और कोस का व्युत्क्रम सेक होता है और सेक का व्युत्क्रम कोस होता है। ये याद रखना है, ठीक है। और ये भी याद रखना है कि साइन थीटा बटे कोस थीटा बराबर टेन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कोट थीटा। टेन का व्युत्क्रम कोट होता है, तो अगर टेन थीटा का मान साइन बटे कोस है तो कोट थीटा का मान निश्चित रूप से उलट के कोस थीटा बटे साइन थीटा लिख देना है, ठीक है। तो बच्चों ये इतने ही आपके इस एक्सरसाइज, पहली वाली जो एक्सरसाइज है 8.1, इसके लिए केवल इतना ही आपको सीखना है। इतना ही केवल पर्याप्त हो गया मसाला आपके पास। सबका सब केवल त्रिकोणमिति निष्पत्तियां अर्थात त्रिकोणमिति अनुपात ही आपसे पूछे जाएंगे। अगर कभी एक त्रिकोणमिति अनुपात दे दे और उसकी मदद से अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करवाए तो भी आप बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। बच्चों इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का भी प्रयोग करना पड़ता है। पाइथागोरस तो आपको आता ही है। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मतलब किसी भी समकोणीय त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बस इसको भी आपको यूज करना पड़ेगा कि अगर ये हमारा एक समकोणीय त्रिभुज है, इस समकोणीय त्रिभुज का नाम है एबीसी और ये कोण बी वाला 90 अंश है, तो यहां पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार ऐसा कहा जा सकता है कि जो कर्ण एसी है इसका वर्ग बराबर होता है AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होता है। इसको भी हमें अप्लाई करना पड़ेगा। कभी हो सकता है कि मान लो थोड़ी देर के लिए कोई दो भुजाएं दी जाए तो तीसरी भुजा तो इससे फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो तीसरी भुजा ज्ञात करने के बाद फिर त्रिकोणमिति जो भी अनुपात पूछा जाएगा, जो भी त्रिकोणमिति अनुपात पूछा जाएगा उसका मान हम ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। इसको इतना आपने नोट कर लिया है, जल्दी से नोट कर लो। और फिर इसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 के पहले उदाहरण देखेंगे और फिर एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे, ठीक है बच्चों। चलो बढ़ जाएंगे। देखिए बच्चों यहां पर अब उदाहरण की बारी आती है। हम उदाहरण पहले लेंगे और फिर इसके बाद पहुंचेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पर। देखिएगा ध्यान से। चलो भाई अब आते हैं बच्चों पहले उदाहरण पर। ये हमारा उदाहरण है पहला। आ जाओ भाई, ये हो गया।
बच्चों यहां पर दिया गया उदाहरण नंबर 1 में यदि tan a बराबर 4/3 हो तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताइए। देखो ध्यान से, बिल्कुल एकदम आसान है आपका ये उदाहरण हो गया। उदाहरण नंबर 1 ऐसा कह रहा है कि यदि tan a बराबर हमें दिया गया है 4/3, बहुत ठीक है। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताओ, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना है। ध्यान से समझते हैं बच्चों। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अभी हमने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने बताए आपको? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, इसमें 1 दिया गया है, 5 पूछे गए हैं, 5 और शेष बचे हैं, उनको हमें ज्ञात करना है। कौन कौन से बचे बताओ? हमें यहां पर tan a दिया गया है, तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से होंगे? एक होगा tan a, एक होगा हमारा cos a, एक sin a होगा, एक cos a होगा, एक tan a तो दिया गया है, एक कह सकते हैं cosec a होगा, एक sec a होगा। ये सब के सब त्रिकोणमितीय अनुपात हमसे पूछे गए हैं। 5 शेष और बचेंगे, उनको हमें ज्ञात करके बताना है। 5 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से? sin a, cos a, sin a को भी ज्ञात करना है, cos a को भी ज्ञात करना है, और यहाँ cosec a को भी ज्ञात करना है, sec a को भी ज्ञात करना है, cot a को भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, समझते हैं बच्चों। तो tan a का मान यहां पर दिया गया है, कितना दिया गया है? tan a बराबर हमें 4/3 दिया गया है। हमने आपको फॉर्मूला बताया, अभी याद करो, अभी बताया कि tan थीटा कहें या फिर a कहें। जैसे हम आपको यहां पर एक कोई राइट ट्रायंगल बना लें इस तरीके से, देखो इसका हम यहां पर नाम ABC डाल दें, और ध्यान से देखो ये वाला कोण हमारा न्यून कोण कहलाएगा। बिल्कुल जैसे अभी हमने यहां थीटा लिख लिया था, अब थीटा नहीं है, कोई बात नहीं, a नाम दे दो, उसको a नाम दे दिया है, कोई समस्या नहीं। बच्चों आपको बताया था कि हमने tan a बराबर होता है लंब बटे आधार होता है, तो कह सकते हैं लंब वाली भुजा 4 है, आधार वाली भुजा 3 है। तो लंब वाली भुजा ये आपको 4 लिख देनी है, आधार वाली भुजा इसको हमें 3 लिखना है। बात समझ में नहीं आई होगी, फिर से समझते हैं। यहां देखो लंब कितना है, आप कह सकते हो कि इसकी लंब वाली भुजा है 4 और इसकी आधार वाली भुजा कितनी है? 3। बात समझ में आ रही? तो लंब कैसे जानते हैं? जो भी कोण दिया जाता है उसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाता है, तो ये तो लंब हो गया। अब ये कर्ण है, ये आपको बिल्कुल पता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा को कर्ण कहा जाता है, और आधार आपकी तीसरी भुजा जो बची है उसको आधार लिखते हैं। तो ये बची हुई भुजा है हमारी, इसको हम आधार लिख ले। ठीक है, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया जो प्रश्न में हमें दिया गया है। बच्चों अब हमें यहां पर तीसरी भुजा ज्ञात करनी है। कैसे? अभी हमने बताया था पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हम तीसरी वाली भुजा ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज की अगर दो समकोणी त्रिभुज की दो भुजाएं, कोई दो भुजाएं ज्ञात हो, हम तीसरी भुजा ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर ये हमें लंब और आधार ज्ञात है, तो इसका कर्ण हम ज्ञात कर सकते हैं। यहां पर लिखो समकोणी त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आपको पता है? कर्ण का जो वर्ग होता है उस कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला होता है। कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो कर्ण हमारा CA है जिसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, CA का वर्ग बराबर AB भुजा हमें 3 दी गई है, तो यहां लिख देते हैं 3 का वर्ग। BC भुजा हमें 4 दी गई है, तो यहां लिख देते हैं 4 का वर्ग। अर्थात CA का वर्ग बराबर हो जाएगा 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ो तो CA वर्ग बराबर हो जाएगा 25। तो निश्चित रूप से CA बराबर 5 लिख पाओगे आप। कितना? CA 5। ये वाली भुजा हमने 5 निकाल ली बच्चों। बात क्लियर है? अब हमें तीनों भुजाएं मिल गई, तो अब तो हम सभी निष्पत्तियां निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां निकालनी है उनमें हमें लंब, कर्ण और आधार की तो जरूरत होती है। तो हमने तीनों भुजाएं निकाल ली, 2 हमें प्रश्न में दी गई थी, तीसरी हमने ज्ञात कर ली। अब हम बड़े आराम से देखो एक एक करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कर पाएंगे। देखो पहले लिख देते हैं sin A, और sin बराबर हमें पता है लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। बता दो भैया लंब क्या है, तो आपको कहना है लंब हमारा 4 है,
ये देखो साइन ए बराबर मिल जाएगा, लंब हमारा 4 है, कर्ण हमारा 5 है। तो बच्चों इस तरीके से एक त्रिकोणमितीय अनुपात, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए बराबर 4/5 मिल गया। ठीक है भाई, सिंपल है। इसके बाद बात करें कोस ए। कोस ए को कैसे ज्ञात करते हैं? हमें पता है कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है। दूसरी त्रिकोणमितीय अनुपात जिसको हम कोसे कहते हैं वो बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। यहां पर देखो आधार भुजा यहां 3 दी गई है, कर्ण भुजा 5 हमने ज्ञात करी है। तो इस तरीके से कोस ए बराबर 3/5 हमें मिल जाएगा। सिंपल है कि नहीं? बात करें tan ए की तो प्रश्न में दिया गया है। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं, देखो कोट यहीं से निकाल, कोट ए बराबर, कोट बराबर होता है, कोट बराबर देखो इसको इस तरीके से आप बिल्कुल ऐसा कहीं रफ पे आप लिख लिया करो, है ना। ये साइन है, ये कोस है, ये टेन है, और अगर टेन का उल्टा कर दें तो कोट हो जाएगा। तो आधार बटे लंब आप क्या कह सकते हो? आधार बटे लंब। यहां पर देखो आधार भुजा कौन सी है? तो आपको लिखना है 3 है। लंब भुजा कितनी है? तो लिखनी है 4 है। तो यहां पर 3/4 ये कोट ए का मान आएगा। इसके बाद में यहां पर देखो कोसेक ए लिखो, तो कोसेक ए बराबर क्या होता है? देखो इसको ऐसे भी हमने जैसा कि बताया कि आपको याद होना चाहिए, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। तो कोसेक ये ज्ञात करना है, इसका मतलब जो साइन का मान है उसका उलट के लिख दो आप, कोसेक का मान हो जाएगा। तो कोसेक बराबर, वैसे रियलिटी में ये होता है, कोसेक बराबर होता है कर्ण बटे लंब। इधर से देखो साइन बटे, यहां पर साइन का मतलब है लंब बटे कर्ण, और कोसेक का मतलब इधर से देखो कर्ण बटे लंब। आपको क्या लिखना है? कर्ण बटे लंब लिखना है। और कर्ण यहां पर है 5, लंब यहां पर है 4, तो ये हमारा 5/4। अब आप यहां पर देखो 4/5 था, 5/4 हो गया क्या उल्टा कि नहीं? तो केवल व्युत्क्रम करके हमें लिखना है, साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है। इसी प्रकार आप यहां पर सेक ए को निकालोगे तो ये कोस का व्युत्क्रम मिलेगा। सेक काय का व्युत्क्रम होता है? कोस का होता है। सेक बराबर देखो क्या, इसको इधर से पढ़ो कर्ण बटे आधार, क्या पढ़ोगे? कर्ण बटे आधार। अब बताओ कर्ण इसमें कितना है? आपको लिखना है 5, आधार कितना है? 3, तो ये हमारे पास देखो 5/3 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो कोस का आंसर देखो कितना है? 3/5, और इसका कितना है? 5/3। उल्टा हो गया कि नहीं? तो ये निष्पत्तियां जो 3 हमें याद रखनी है, और 3 इनकी व्युत्क्रम निष्पत्तियां होती हैं। इस तरीके से देखो हमने शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान यहां पर ज्ञात किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे यार। बताओ किसी को कोई समस्या हो तो जल्दी से बताओ, कोई समस्या है या नहीं? बिल्कुल एकदम बढ़िया है, तो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये हमारा पहला उदाहरण कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़े उदाहरण नंबर दूसरे पर। देखो देखिएगा ध्यान से, उदाहरण नंबर दूसरा कर लिया नोट? चलो, उदाहरण नंबर दूसरे में ऐसा कहता है कि कोण बी और कोण क्यू न्यून कोण हो, जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू। बिल्कुल ठीक है, तो सिद्ध करो कि कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर होंगे। ये हमसे प्रश्न में पूछ लिया गया है। तो देखो ध्यान से, इसको नोट कर लिया है क्या? ठीक है, चलो दूसरा उदाहरण देखते हैं। देखिए उदाहरण नंबर दूसरा। देखो ध्यान से, ये रहा हमारा दूसरा उदाहरण। इसमें हमें उदाहरण नंबर ये हो गया 2। इसमें कहता है कोण बी और कोण क्यू ऐसे दो न्यून कोण हैं जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू। ऐसा करते हैं तो एक यहां पर देखो त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से। ये त्रिभुज हमारा हो गया ए बी सी। इसमें बी कोण न्यून कोण बनाना है। ए बी सी ये त्रिभुज है और ये समकोणीय त्रिभुज है जिसमें बी कोण हमारा न्यून कोण है। ठीक है, एक और त्रिभुज यहां पर बनाओ जिसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। क्या है ये हमारा? पी क्यू आर। ये दूसरा एक त्रिभुज समकोणीय त्रिभुज है जिसका नाम है पी क्यू आर, और इसमें कोण क्यू हमारा न्यून कोण है। ये क्यू कोण हमारा न्यून कोण है आर, और इस पर पी नाम डाल देते हैं। पी क्यू आर में क्यू कोण न्यून कोण है, ए बी सी वाले त्रिभुज में बी कोण न्यून कोण है। हमें कुछ ऐसा दिया गया है कि ये दोनों न्यून कोण हैं
कोण बी व कोण क्यू दोनों न्यून कोण हैं। क्या है ये? न्यून कोण हैं। तथा एक और बात आगे दी गई है कि जो साइन बी है वो हमारा साइन बी बराबर है साइन क्यू के, ऐसा हमें दिया गया है। और सिद्ध करना है कि कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर हैं। क्या सिद्ध करना है? यहां पर लिखो, ये सब कुछ हमें दिया गया है, ये इतना हमें दिया गया है, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमें ये करना है कि कोण बी जो है वो बराबर है कोण क्यू के, ठीक है। ये बी वाला कोण क्यू वाले कोण के बराबर हमें सिद्ध करना है। ध्यान से समझते हैं। हमें यहां पर जो दिया गया है उसको पहले लेकर चलते हैं। यहां पर हमें यह दिया गया है कि साइन बी जो है वो बराबर है साइन क्यू के। अच्छा बच्चों, साइन बी क्या होता है? साइन बराबर लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं? तो इसमें यहां पर देखो, ये बी कोण के सामने वाली भुजा लंब कहलाएगी, तो लंब बटे कर्ण मतलब AC बटे AB लिखना है। साइन बी को क्या लिखना है? AC बटे AB लिखना है। बिल्कुल ठीक, बराबर का निशान लगाओ। साइन क्यू, यहां पर देखो साइन क्यू कैसे निकालोगे? ये क्यू के सामने वाली भुजा ये लंब हो जाएगी, तो लंब बटे कर्ण का मतलब यहां लिखना है PR बटे में PQ। क्या लिखना है? PR बटे में लिखना है PQ। यहां पर देखो, इस भुजा का इससे अनुपात बराबर इस भुजा का इससे अनुपात। इसको अगर हम थोड़ा और बदल के लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि AC बटे में PR और बराबर में AB बटे में PQ कर सकते हैं। ये PR को इधर भाग में ले आए, AB इधर बटे में जो था इधर ले गए, तो ऊपर गुणा में हो गया। तो इस तरीके से मान लेते हैं ये अनुपात हमारा K है। देखो ध्यान दें, AC बटे PR इस भुजा से अनुपात बराबर AB का PQ से अनुपात बराबर दिया गया है। ये लंब है, इस लंब से अनुपात, ये कर्ण है, इसका कर्ण से अनुपात समान है। और अगर ऐसा हो जाए कि ये आधार और आधार का भी अनुपात इतना ही मिल जाए, बराबर मिल जाए, तो यहां पर निश्चित रूप से दोनों त्रिभुजों को हम समरूप कह सकते हैं। समरूपता हमने आपको पढ़ाई है। समरूपता में बताया था कि अगर दो त्रिभुज हमारे समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं में समान अनुपात होता है। तो यहां पर इस भुजा का इससे अनुपात और इस भुजा का इससे अनुपात तो समान निकल रहा है। यहां पर देखो ये समान निकला है। अगर इसका इससे और अनुपात निकाल लें और फिर ये अनुपात अगर इतना ही आता है, कितना? हमने इसको K के बराबर मान लिया है, और ये भी अगर इनका दोनों का अनुपात भी K आता है, तो इसका मतलब यहां पर ये दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो जाएंगे। और जब समरूप त्रिभुज होते हैं बच्चों, तो संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये हमने बताया, आप है ना। समरूप त्रिभुज होते हैं, अगर त्रिभुज समरूप होते हैं तो निश्चित रूप से उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। तो हम बड़े आराम से फिर इसको, ये B वाला कोण Q वाले कोण के संगत कोण है, इसलिए इसको इसके बराबर हम कह देंगे। पहले हमें इस भुजा से इसका अनुपात निकालना है। आइए हम कोशिश करेंगे इस भुजा का इस भुजा से अनुपात निकालें। तो बच्चों यहां पर देखो, हम CB की माप निकालें। CB कहें या फिर BC कहें, एक ही बात है। BC बताओ बच्चों, BC बराबर कैसे? पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि इस भुजा का जो वर्ग होगा वो काय के बराबर होगा? कर्ण के वर्ग में से हमें घटाना पड़ेगा लंब के वर्ग को। हमने पक्षांतर कर लिया है। कर्ण वर्ग बराबर होता है लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, तो आधार वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण वर्ग माइनस लंब वर्ग। हो जाएगा कि नहीं? तो यहां से इस पर हम यहां अंडर रूट का निशान लगाएं तो BC बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट AB का स्क्वायर माइनस CA का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अच्छा, यहां से एक थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। देखो, हम आपको यहां बता दें कि अगर हम AB का मान निकालें यहां से, तो हम यहां से AB का मान बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखो, AB बराबर कितना निकाल सकते हैं? K इंटू में PQ निकाल सकते हैं। सही है कि नहीं? ये PQ को हटाएं, PQ का यहां गुणा हो जाएगा। अगर यहां पर इसी प्रकार इन दोनों अनुपातों को लें तो यहां पर हम AC का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। AC बराबर हम कह सकते हैं K इंटू में PR कह सकते हैं। ये देखो, PR जो भाग में है ना, इधर गुणा में हो जाएगा। तो AC बराबर K इंटू PR, AB बराबर K इंटू PQ लिख सकते हैं। अब आप यहां पर आओ, बराबर अंडर रूट AB स्क्वायर। AB को क्या लिख दें? आप यहां पर लिख सकते हो K इंटू में PQ
और इसका स्क्वायर लिखना है तो ये k का स्क्वायर हो जाएगा इंटू पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसी प्रकार सी ए। बताओ सी ए को क्या लिखना है, सी ए कहें या ए सी कहें एक ही बात है, तो इसको क्या कह सकते हैं, k इंटू पी आर का स्क्वायर, k इंटू पी आर का स्क्वायर। और इसका स्क्वायर करने पर देखो यहां भी वर्ग और यहां भी वर्ग। क्लियर है बच्चों? तो अब यहां से दोनों जगह से हम यहां k कॉमन लें, k स्क्वायर कॉमन लें, लेकिन वर्गमूल से बाहर हमारा k आ जाएगा, तो यहां लिख सकते हैं पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पर देखो इधर पे आओ, इस भुजा को इसी प्रकार निकालो। ये भुजा हमारी है क्यू आर, क्यू आर बराबर भी ऐसे ही निकालें पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। क्यू आर का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, मतलब कह सकते हैं पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। ठीक है, और यहां पर आप ध्यान से देखो क्यू आर बराबर वर्गमूल का निशान लगाओ, यहां लिख सकते हैं पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। ठीक है, इनका अब अनुपात निकाल लेते हैं। देखो बीसी बटे में क्यू आर निकालो। क्या करेंगे, बीसी बटे में क्यू आर, क्या करेंगे, बीसी बटे में क्यू आर, इसका इससे अनुपात भी इतना ही आना चाहिए के। तो फिर हम कह देंगे कि यहां पर तीनों संगत भुजाओं में समान अनुपात है और इसीलिए त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, समरूप कह देंगे। तो बीसी बटे क्यू आर बराबर निकालो। बीसी का मान हमने निकाला है के इंटू अंडर रूट में लिख दो पी क्यू का वर्ग माइनस में पी आर का वर्ग, और नीचे लिखोगे आप अंडर रूट, ये लिखेंगे पी क्यू का वर्ग माइनस पी आर का वर्ग। अब यहां से देखो पूरा कैंसिल हो रहा है, तो कह सकते हैं बीसी बटे क्यू आर बराबर भी हमने के निकाल लिया है। अब बच्चों यहां से देखो तीनों अनुपात समान हो गए कि नहीं, आप यहां पर लिख दो अतः AC बटे पी आर, AC बटे पी आर बराबर है AB बटे पी क्यू, AB बटे पी क्यू, और ये बराबर है BC बटे क्यू आर के। अतः आप यहां कह सकते हो त्रिभुज हमारे दोनों समरूप हैं, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज पी क्यू आर हमारे मिल रहे हैं। दोनों त्रिभुज समरूप मिल रहे हैं, तो अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो फिर संगत कोण भी बराबर होंगे। तो आपको लिख देना है अतः संगत कोण आपको बराबर लिखना है। ये कोण बी कोण क्यू आपस में संगत कोण है, इसलिए दोनों कोण आपस में क्या लिखोगे, कोण बी और कोण क्यू दोनों बराबर लिखोगे। और यही हमें वास्तव में सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न हो गया ना, बड़ा हो गया, बड़ा कुछ नहीं खास नहीं है, बस केवल समझने वाली बात। हमें यहां दिया गया है साइन बी बराबर साइन क्यू, तो ये साइन बी बराबर साइन क्यू दिया गया है, बस इसी को लेकर के हम चले और सिद्ध ये हमें करना है कि साइन ये कोण बी और कोण क्यू आपस में बराबर होते हैं। ये हमें जब साइन बी बराबर साइन क्यू है तो सिद्ध करना है कि बी कोण क्यू कोण आपस में बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। देखो साइन बी बराबर साइन क्यू हमें दिया गया था, साइन बी बराबर होता है लंब बटे कर्ण, इस वाले त्रिभुज के लिए भी हमने यही किया है। साइन क्यू बराबर इस वाले त्रिभुज के लिए लंब बटे कर्ण, यही हमने किया है। और फिर इसके बाद में ये क्यू आर बटे में ले आए, ए बी हम ऊपर ले गए, तो इस तरीके से हमने ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू ज्ञात कर लिया। और मान लिया ये के है, तो यहां से ए सी का मान निकालोगे तो के इंटू में पी आर, और ए बी का मान निकालोगे तो के इंटू में पी क्यू। ए सी ए बी के मान हमने यहां से निकाल लिए। अब हमें क्या चाहिए कि इस भुजा से इसका अनुपात निकालना है। तो पहले हमने बीसी भुजा निकाली, और बीसी बराबर कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं बीसी बराबर अंडर रूट इसका वर्ग माइनस इसका वर्ग, क्योंकि हम ये आधार का वर्ग बराबर कह सकते हैं कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, और यहां वर्गमूल का ये वर्ग खत्म करोगे तो वर्गमूल का निशान लग जाएगा ए बी वर्ग माइनस ए सी वर्ग का वर्गमूल। ठीक है, और यहां से ए बी का मान हमने निकाला है, ए बी का मान के इंटू पी क्यू, तो ए बी की जगह के इंटू पी क्यू, और इसका वर्ग है तो दोनों पे वर्ग हो गया, माइनस का निशान सी ए, और सी ए देखो सी ए बराबर ये लिखा है के इंटू पी आर, तो के इंटू पी आर का वर्ग करोगे तो के वर्ग इंटू पी आर का वर्ग, दोनों जगह से के वर्ग कॉमन लेके बाहर निकालो, के बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा पी क्यू वर्ग माइनस पी आर वर्ग। ये हमने बीसी निकाल लिया है। इसके बाद में यहां पर आ जाओ, देखो इसमें ये वाली भुजा कैसे ज्ञात करनी है, वही फॉर्मूला लगाना है। ये आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, वर्गमूल ले लिया यहां पर, और इसके बाद यहां पर हमने दोनों भुजाओं से बीसी से और क्यू आर से अनुपात किया है। इस भुजा से इसका अनुपात बराबर
अनुपात करने पर ये कैंसिल हो गया, के मिल गया। इसका मतलब यहां पर ये अनुपात के है, ये भी अनुपात के है और ये भी अनुपात के है, तो कह सकते हैं इस भुजा का इससे अनुपात के है, इस भुजा का इससे अनुपात के है और इस भुजा का इस भुजा से अनुपात भी के है। तो तीनों अनुपात आपस में, तीनों संगत भुजाओं में समान अनुपात है। इसका मतलब त्रिभुज हमारे दोनों समरूप हैं और जब समरूप त्रिभुज होते हैं तो निश्चित रूप से संगत कोण भी बराबर होते हैं, अर्थात बी कोण क्यू कोण के बराबर। ठीक है, तो ये दूसरा उदाहरण था। आगे बढ़े देखो उदाहरण नंबर 2 के बाद आगे बढ़ते हैं उदाहरण नंबर 3 पर। नोट करो इसको। आगे बढ़ते हैं, देखो तीसरा उदाहरण दिया गया है बच्चों। ये हमारे पास एक त्रिभुज है ACB और इसका कोण C समकोण दिया गया है। ठीक है, जिसमें AB 29 है, BC 21 दिया गया है, कोण ABC थीटा। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करिएगा। देखो बच्चों यहां पर चित्र बना हुआ है, हमें अपने तरफ से कुछ ज्यादा करना नहीं है, बिल्कुल आराम से हल करोगे आंसर मिल जाए। चलो देखो अगला हमारा जो उदाहरण है उस पर आते हैं। ये उदाहरण का नंबर हमारा तीसरा और इसमें भी देखो इस तरीके से हमें दिया गया है। देखो उदाहरण नंबर तीसरे में दिया गया है, एक चित्र बना हुआ है यहां पर इस तरीके से। ये हमारा त्रिभुज बना हुआ है और इस त्रिभुज में ये है A और यहां पर C दिया गया है, यहां पर B है और ये हमारा समकोण है। ठीक है, इसमें कहता है त्रिभुज ABC जिसका C कोण समकोण है, इसमें AB भुजा 29 दी गई है। देखो AB, इसको हम यहां 29 लिख दें, कह सकते हैं कार्ड है हमारा, ये है ना, ये कार्ड हो गया। BC बराबर 21, ये हमारे BC है, इसको 21 लिख दें, बिल्कुल ठीक है, इसको 21 इकाई लिखा है। और इसके बाद में कोण ABC इसको माना गया है, ये कोण हमारा थीटा है। तो हमें क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, ये हमें देखो दो बातें को बताना है, कौन कौन से प्रश्नों का जवाब देना है। पहले प्रश्न का जवाब देना है जिसमें हमें कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान ज्ञात करना है। और ये हमारा दूसरा जो इसमें प्रश्न पूछा गया है वो इस तरीके से है कि कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान क्या होगा। ये दो हमारे प्रश्न यहां पूछे गए हैं। तो अब आप ध्यान से समझो बच्चों, यहां पर देखो दो भुजाएं तो ज्ञात है, हमें कर्ण ज्ञात है और इसका ये आधार ज्ञात है। क्योंकि थीटा के सामने वाली भुजा को तो लंब कहेंगे, ये हमारा लंब है, इसको हमें पहले ज्ञात करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से हम इस भुजा को पहले ज्ञात करेंगे और फिर इसके बाद साइन थीटा कॉस थीटा दोनों के मान हम ज्ञात कर पाएंगे। तो पहले हम यहां पर समकोणीय त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम यहां कह सकते हैं जो AB है इसका स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। ठीक है, अब AB जो है ना ये हमारा 29 है, यहां लिखो 29 का स्क्वायर बराबर AC कितना है, देखो AC ये हमें ज्ञात करना है, AC का स्क्वायर प्लस CB कितना है, ये है 21 और 21 का स्क्वायर। ठीक है, 29 गुणे 29, पहले 29 का 29 में गुणा करो, या फिर इसको ऐसे पक्षांतर करके भी कह सकते हो AC का वर्ग बराबर 29 का वर्ग माइनस 21 का वर्ग। ठीक है कि नहीं, ये 21 इधर ले आओगे, 21 का वर्ग माइनस का हो जाएगा। अब यहां पर इसको ऐसे भी कह सकते हो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, गुणनखंड कर लें, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखो A तो ये हमारा 29 है प्लस B हमारा 21 है, दूसरे ब्रैकेट में लिखोगे 29 माइनस 21 लिखोगे। ठीक है, A प्लस B A माइनस B। अब इनको दोनों को जोड़ो तो ये हमारा हो जाएगा कितना, देखो 50, बिल्कुल ठीक है। इनको दोनों को घटाओ तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 8 पंचे 40, 400 मिलेगा। AC स्क्वायर हमने लिख लिया 400, तो अब AC बराबर हमें देखो 20 मिल जाएगा। 20 इकाई ये हमने देखो ये वाली भुजा ज्ञात कर ली, 20 इकाई। अब बच्चों बड़े आराम से देखो सभी प्रश्नों के जवाब हम यहां दे पाएंगे। किस तरीके से, देखो पहला प्रश्न हमसे कहता है कि बताओ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा। तो आपको क्या कहना है, देखो कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। याद करो क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, जिसमें आधार भुजा ये देखो 21 है और कर्ण भुजा हमारी 29 है, लेकिन इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा। देखो लिख देते हैं स्क्वायर और प्लस का निशान। अब साइन थीटा,
साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब हमारा 20 है, कर्ण हमारा 29 है, और दोनों का हम यहां पर भी देखो स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा ना, वर्ग है ना, इस वजह से तो साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण लिख लिया, वर्ग की जगह वर्ग लिख दिया। अब बच्चों 21 का 21 में गुणा करो, 21 होता है 441, और 29 का 29 में गुणा कर दें, 29 का वर्ग है ना, प्लस यहाँ 20 400 बटे में यहाँ लिख दो 29 का वर्ग, और इस तरीके से आप दोनों को जोड़ो तो ये 841 हो रहा है। नीचे 29 का वर्ग कितना हो रहा है, देखो 29 गुणे 29 करो, 9 ने 81, हासिल में 8, 9 दूनी 18, और ये 8 जोड़ो 26, और 2 अट्ठे 16, 2 ने 18, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, तो ये हमारा बन रहा है 8 6 14, 841 कितना बन रहा है 841। बच्चों यहाँ 841 बटे 841 बराबर सीधा सीधा देखो 1 मिल रहा है ना। वास्तव में अभी आगे चल के आपको एक फॉर्मूला यहां पर सिद्ध कराएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता ही है। ये वास्तव में एक सर्वसम का है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। यहां भी देखो 1 निकला है, कहीं पर भी यूज किया जाए अगर सर्वसम का है तो आंसर तो वही आएगा। तो इस तरीके से देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1। अब आगे दूसरा प्रश्न है, देखो दूसरा प्रश्न का जवाब यहां समझ लेते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसका मान बताना है। तो बच्चों कॉस थीटा का मान अभी हमने निकाला है 21 बटे 29, तो यहां लिख देते हैं 21 बटे में 29, लेकिन इसका स्क्वायर है तो चलो स्क्वायर लगा देते हैं, माइनस साइन थीटा, पहले बीच में प्लस था, अब की बार बीच में माइनस है, बाकी और तो सब कुछ ज्यों का त्यों है। तो यहां पर आपको लिखना है 20 बटे में 29 और इसका स्क्वायर लिखना है। देखो यहां पर लिखना है 21 441, नीचे बटे में 29 का वर्ग, 29 का वर्ग 841 लिख लो। ठीक है, माइनस में 20 का 20 से गुणा, अर्थात 20 का वर्ग कितना होता है 400, नीचे बटे में 29 का वर्ग 841 लिखना है। देखो 841 हमारा एलसीएम आ जाएगा, 441 में से 400 घटाओगे तो ये यहां पर 41 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 41 बटे 841 इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसको अब आगे हल ही नहीं कर सकते, बस जो हमारा नीचे आंसर आएगा ना, मतलब इसको आगे हल नहीं कर सकते तो समझो वही आंसर है। तो इस तरीके से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान 41 बटे में 841 मिलेगा। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे दोनों प्रश्नों के आंसर हैं, नोट करो इसको। चलिए अगला उदाहरण देखो। अब चौथा उदाहरण ध्यान से समझते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है। चौथा उदाहरण कहता है, ध्यान से समझो बच्चों, चौथा उदाहरण हमारा है, इसमें एक समकोणी त्रिभुज एबीसी दिया गया है, बिल्कुल ठीक है, जिसका कोण भी समकोण दिया गया है। tan a बराबर 1 बटे tan a का मान 1 है, तो सत्यापित करके बताओ कि 2 sin a इंटू cos a बराबर 1। सिंपल सा प्रश्न। देखो ध्यान से, उदाहरण नंबर है हमारा चौथा, और एक यहां पर आप समकोणी त्रिभुज बनाओ जिसको हम कहेंगे ABC। क्या नाम है इसका, ABC हमारा एक समकोणी त्रिभुज है। तो यहां पर देखो समकोणी त्रिभुज ABC बना लेते हैं, और ये हमारा ABC एक समकोणी त्रिभुज है, ये 90 डिग्री कोण है, और इसमें P इसमें लिखा है जिसका B कोण समकोण है। तो यहां पर आप B लिखो, A आप चाहे जहां लिखो, B C चाहे जहां लिखो, कोई समस्या नहीं है ना। इसको आप A के जगह C के जगह A लिख सकते हो, लेकिन B कोण तो समकोण दिया गया है, कोई बात नहीं। B कोण इसमें समकोण दिया गया है, और आगे कहा है यदि tan a बराबर 1, देखो यहां पर दिया गया है, यदि दिया गया है tan a बराबर में कितना 1 दिया गया है, तो हमसे पूछा क्या क्या गया है, हमसे पूछा गया है 2 sin a इंटू cos a बराबर में 1 सिद्ध करके दिखाओ। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो समझते हैं, देखो क्या क्या दिया गया है और कैसे कैसे करना है। इसको कुछ इस प्रकार हल कर सकते हो। दिया गया है कि tan a बराबर 1 दिया गया है, tan a बराबर 1। बच्चों ये बताओ कि tan a बराबर होता क्या है। tan a बराबर होता है, देखो tan a बराबर 1 दिया है, तो 1 को तो 1 बटे 1 लिख सकते हो। tan बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। बता सकते हो लंब वाली भुजा कौन सी है। बच्चों याद रहे कि a कोण ये है, इसके सामने वाली ये भुजा है, इसको लंब माना जाएगा।
अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ए आप यहां रख लें, तब फिर लंब ये हो जाएगा। अगर आपने ए यहां लिखा है, इसका मतलब इसको, इसके सामने वाली भुजा को लंब कहा जाएगा। तो लंब हमारा एक है, आधार भी हमारा एक है, बिल्कुल ठीक है। मतलब यहां कह सकते हैं ये जो लंब है वो बीसी लंब है, और जो आधार है वो हमारा ए बी है। तो बीसी को एक लिखना है, ए बी को भी एक लिखना है। देखो अब हम कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। समकोणी त्रिभुज ए बी सी में कर्ण का जो वर्ग होता है वो बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ठीक है कि नहीं। तो ए सी का वर्ग बराबर यहां लिखो एक का वर्ग प्लस एक का वर्ग, एक का वर्ग एक, एक का वर्ग एक, दोनों को जोड़ो दो, तो ए सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट दो। मतलब ये हमारा कर्ण अंडर रूट दो निकल के आया है, ठीक है। अब समझते हैं, यहां पर हमने कर्ण निकाल लिया, तो अब हमें यहां LHS लेना है और फिर RHS, ये हमें एक के बराबर इसको प्रूव करना है। काय को एक के बराबर प्रूव करना है, 2 sin A इंटू कॉस ए, ये LHS है, और इसको हम हल करें, एक के बराबर इसको प्रूव करना है। आसान। देखो दो हमारा ज्यों का त्यों रहेगा। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, देखो लंब हमारा ए बी है, कर्ण हमारा कितना है, कर्ण हमारा ए सी है, ठीक है। और इसके बाद कोस ए, कोस बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार हमारा बी सी है, कर्ण हमारा ए सी है, ठीक है कि नहीं। अब यहां पर देखो दो अपने जगह ज्यों का त्यों, ए बी बटे बी सी। ए बी कितना है, देखो ए बी एक है, ए सी कितना है आपको लिखना है अंडर रूट दो है, इंटू बी सी, और BC बराबर कितना है, देखो BC बराबर भी एक है, AC बराबर अंडर रूट दो है। तो बच्चों इस तरीके से आप देखो ये दो और नीचे अंडर रूट दो पूरा दो, दो से दो कैंसिल करोगे एक, तो RHS हमारा आ रहा है एक, ठीक है। एक ही तो हमें प्रूव करना था। अब देखो बच्चों इसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अगर आप चाहो अलग से निकालो। जैसे हम यहां पर cos A का मान निकालें तो cos बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार इसमें कौन सा है, देखो अगर A कोण की बात करी जाए तो A कोण के सामने की ये भुजा लंब है, तो आधार भुजा हमारी AB हो जाएगी। आधार बटे कर्ण, कर्ण कितना है, AC है। इसके बाद में यहां पर देखो AB का मान तो एक है, AC का मान अंडर रूट दो है, इसका मतलब cos A बराबर एक बटे अंडर रूट दो। और इसी प्रकार हम sin A का मान निकालें तो sin बराबर लंब बटे कर्ण होता है। लंब कौन सी है भुजा, BC भुजा हमारी लंब है, कर्ण हमारा AC है, तो एक बटे अंडर रूट दो। अब यहां पर LHS ले लो, बात एक ही है। अगर आप इतना पहले डायरेक्ट ना करना चाहो कोई बात नहीं, हम पहले cos A का मान अलग निकाल लें, sin A का मान अलग निकाल लें, फिर LHS में रख दें। sin A cos A के मान एक आना चाहिए, है ना। काम तो वही यहां पर भी वही काम किया गया है। अगर आप चाहो ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। LHS हम लें, ये हमारा है 2 sin A इंटू कॉस ए, तो 2 अपना ज्यों का त्यों, साइन ए का मान एक बटे में अंडर रूट दो, कॉस ए का मान भी एक बटे अंडर रूट दो, तो ये दो बटे में देखो एक बटे अंडर रूट दो पूरा दो, दो से दो कैंसिल कर दो, एक आ गया, यही हमारा RHS है, ठीक है। ऐसे एक लगा सकते हो। पहला काम ये कि जो हमें tan A दिया गया इसकी मदद से यहां पर हमने ये कंफर्म कर लिया कि BC हमारा एक है, AB हमारा एक है, तो BC को भी हमने एक लिख दिया, AB को भी हमने एक लिख दिया। अब हम ये पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान पहले निकालें। कर्ण का मान हमने निकाला है तो वो हमें अंडर रूट दो मिला है। अब कर्ण का मान मिल गया तो हमें इसका मतलब sin A cos A दोनों के मान मिल जाएंगे। sin A बराबर पहले cos निकाला है, cos A बराबर आधार बटे कर्ण होता है, और आधार वाली भुजा हमारी ये है, देखो आधार बटे में कर्ण, ये हमने लिख लिया एक बटे अंडर रूट दो। sin A बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो ये हमारा लंब वाली BC भुजा है, कर्ण हमारा ये है, तो एक बटे अंडर रूट दो। sin A cos A के मान हमने जो निकाले हैं वो LHS में रखे, इसको हल किया, RHS आ गया, ठीक है। तो जो इसके बाद अब देखिएगा ध्यान से, उदाहरण नंबर है जो आखिरी, उसको भी ध्यान से देखो। उदाहरण नंबर 5वां है, कहता है एक त्रिभुज है PQOPQ, इसमें कोण P समकोण दिया गया है, OP 7 दिया गया है, OQ माइनस PQ 1 दिया गया है, और साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखो 5वां उदाहरण देखिए,
ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 5। ऐसा लिखा हुआ है यहां पर, एक कोई समकोणीय त्रिभुज पहले बनाना है। क्या बनाना है? समकोणीय त्रिभुज। और इस समकोणीय त्रिभुज में यहां पर ये P दिया गया है, समकोण 90 अंश का कोण है, और यहां पर कहीं O डाल दें और यहां पर कहीं Q डाल दें। ठीक है, इसमें कहा गया है कि OP 7 है, OP ये हो गया हमारा 7। ठीक है भाई, OP 7 हो गया। इसके बाद में यहां पर एक OQ, देखो यहां पर जो दिया गया है लिख लेते हैं। पहले तो हमें OP बराबर 7 दिया गया है। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, चलो सेंटीमीटर लिख देते हैं। OQ माइनस PQ ये बराबर कितना है? ये बराबर हमारा 1 सेंटीमीटर दिया गया है। और आपसे पूछा क्या गया है? आपसे साइन Q का मान पूछा गया है और कॉस Q का मान भी पूछा गया। ये हमारा प्रश्न है। देखो, इस समकोणीय त्रिभुज दिया गया है, इस समकोणीय त्रिभुज में ये OP भुजा दी गई है 7, कोण P 90 अंश का है, और साथ साथ में OQ, देखो ध्यान से, OQ ये कर्ण हो गया, कर्ण में से PQ अर्थात इसको घटाओ, कर्ण में से इसको घटाओ, अंतर कितना दिया गया है? 1। अब हमें इन दोनों की मदद से साइन Q कॉस Q के मान पूछे गए हैं। बच्चों, कभी भी हम साइन Q या कॉस Q के मान ज्ञात करेंगे तो निश्चित रूप से हमें सब तो भुजाएं चाहिए। साइन में क्या क्या चाहिए? लंब और कर्ण चाहिए। कॉस में क्या क्या चाहिए? आधार और कर्ण चाहिए। इसका मतलब तीनों भुजाओं की आवश्यकता है। यहां पर केवल एक भुजा दी गई है, अब हमें इन दोनों भुजाओं को और ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, इस पर अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा दें, देखो समकोणीय त्रिभुज PQR में अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो हम यहां पर कह सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ऐसा कह सकते हैं कि OQ का जो स्क्वायर होगा, मतलब कर्ण का जो वर्ग होगा, वो काय के बराबर होगा? ये OP का वर्ग होगा प्लस PQ का वर्ग होगा। बिल्कुल ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, यहां पर देखो OQ, ये OQ को हम यहां से निकालें और यहां रख दें। ध्यान से देखो, अगर हम समीकरण 1 से, ये समीकरण 1 है, यहां से हम OQ निकालें तो OQ बराबर देखो हमें कितना मिल जाएगा? OQ बराबर हो जाएगा 1 प्लस PQ। देखो OQ बराबर माइनस का PQ है, इधर ले जाओगे प्लस का PQ हो जाएगा, और ये हमें यहां पर रख देना है 1 प्लस PQ और इसका स्क्वायर। ध्यान से, हमने OQ जो यहां से निकाला है 1 प्लस PQ, OQ की जगह पर 1 प्लस PQ हमने यहां लिखा है। देखो OQ है, इसकी जगह 1 प्लस PQ लिखा है, स्क्वायर अपना ज्यों का त्यों है बराबर, और ये हमने देखो ये OQ ज्यों का त्यों रखेंगे। OQ हमें 7 दिया गया है, OQ 7 दिया गया है, तो OQ की जगह 7 लिख दें, इसका स्क्वायर लिख दें, प्लस PQ ये हमारा वर्ग है ज्यों का त्यों। ठीक है, इसका अब स्क्वायर तोड़ो, ये देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस PQ का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2P इंटू Q, है ना, 2 इंटू PQ, 2 इंटू PQ, इन दोनों के गुणा का दूना बराबर 7 का वर्ग 49 लिखो प्लस PQ का स्क्वायर, PQ स्क्वायर PQ स्क्वायर ये कैंसिल हो रहा है। अब 2PQ बराबर 49, ये 49 हो गया, और यहां से प्लस का 1 इधर ले जाओगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो कह सकते हैं 2PQ बराबर में कितना? 48 लिखो, 2 से डिवाइड कर दें तो PQ बराबर, भुजा हमारी PQ हो गई 48 में 2 से डिवाइड करोगे तो ये 24 हो जाएगा। तो हमने PQ भुजा देखो 24 याद कर ली कि नहीं? PQ भुजा हमें 24 मिल गई। अब हमें क्या करना है? इस PQ का मान हम यहां रख दें तो हमें OQ भुजा मिल जाएगी, इसलिए यहां लिखो OQ भुजा बराबर कितनी हो जाएगी? 1 प्लस PQ है, और PQ को हम लिख देते हैं 24, 24 में 1 जोड़ दें तो ये 25 हो जाएगा। हमने OQ भुजा ज्ञात कर ली। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है? देखो साइन Q का मान ज्ञात करना है और कॉस Q का करना है। ये भुजा हमारी OQ जो है वो कितनी आ गई? 25 आ गई। ठीक है भाई, अब ध्यान से समझो, साइन Q बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। बताओ लंब कौन सी भुजा है बच्चों? जो कोण होता है उसके सामने की भुजा लंब होती है। कोण ये Q वाला है तो इसके सामने की भुजा ये लंब है, तो आपको क्या लिखना है? ये लिखना है OP बटे में कर्ण कितना है? OQ। ठीक है, तो OP तो हमारे पास 7 है,
और कर्ड हमारा 25 निकला है, तो इस तरीके से साइन क्यू का मान 7/25, ठीक है। और इसी प्रकार कोस क्यू भी हमें ज्ञात करना पड़ेगा। कोस बराबर आधार बटे कर्ड होता है। यहां पर पहचानो आधार भुजा कौन सी है। आधार भुजा आपको ये लिखनी है, देखो, है ना, कौन लिखनी है ये, क्योंकि ये तो हमारा लंब है, जब लंब ये है कर्ड ये है तो फिर आधार यही होगा। आधार भुजा कौन सी है, पी क्यू, और कर्ड वाली भुजा है हमारी ओ क्यू। तो इस तरीके से हमें 24/25 लिखना पड़ेगा कॉस क्यू का मान, ठीक है। तो साइन क्यू और कॉस क्यू के मान हमसे पूछे गए थे। ये उदाहरण नंबर हमारा 5वां, ठीक है। तो बस इसी बेस पे बच्चों पूरी की पूरी एक्सरसाइज है हमारी 8.1, क्लियर है। तो बस इतना आप उदाहरण पहले आज कंप्लीट कर लोगे। अगले वाले लेक्चर में हम इस पूरी एक्सरसाइज को 8.1 को पूरा एकदम एक एक करके सभी प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है बच्चों। किसी प्रकार की यहां कोई समस्या अगर आपको लगी तो कमेंट करके जरूर पूछो, ठीक है। और बढ़िया सब कुछ है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।